नमस्कार, मैं अवरिंदर कौर आप सभी दर्शकों का प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह मना रहे थे और इस विषय पे हम कई बार बात कर चुके हैं। बहुत सारे विषय इस मैटर पर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करें योग की, बात करें ट्रेडिशनल फूड्स की, बात करें जो हम आज की ज़िंदगी में बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारी जड़ है अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसी विषय पर बात करेंगे आज और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, सीनियर डाइटिशियन, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़, और उनके साथ हैं डॉक्टर सपना नंदा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू मैम, सबसे पहले आप ही से मैं ये जानना चाहूँगी कि बैलेंस्ड डाइट हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट अगर हम बात करें तो ये क्या है, खासतौर पे आज की ज़िंदगी में जब हमारे फूड में क्या होना चाहिए, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, ऐसा है, फूड हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे हवा और पानी, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जीने के लिए जी। तो फूड तो हम शुरुआत से खाते हैं। जैसे ही एक बच्चा माँ की कोख में आता है तब से लेके एंड तक हम खाना खाते हैं जी। लेकिन उस खाने की क्वालिटी कैसी है उस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ हो पा रही है, मेंटल, फिजिकल, है ना, किस तरह से आप ग्रो कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन भी हो रहा होता है, ओवर न्यूट्रिशन भी हो रहा होता है, बट हमने उसको एक बैलेंस न्यूट्रिशन रखना है जिसमें हम संतुलित आहार लें, जिसमें साइंटिफिकली हम ये कहते हैं कि 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की बात करते हैं, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और अगर हम विटामिन मिनरल की बात करते हैं, जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें बहुत ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन वो हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए राह दिखाते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आपकी डाइट में हैं इन ऑल द मील्स, इट इज़ नॉट कि जी आपने एक टाइम खाना खाया या आपने कुछ दिन के लिए डाइट किया, 10 दिन के लिए या 15 दिन का डाइट प्रोग्राम लिया और उसमें आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस। अगर आप बच्चे की बात करें तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ का न्यूट्रिशन कैसा था जी, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे की हेल्थ कैसी रहेगी, उसकी लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत सारे शोध हो चुके हैं इस बात पे। तो हमें हर मील में, तीनों टाइम के खाने में, या इनफैक्ट जो बीच वाले जो हमारे गैप फिलर्स हैं, स्नैक्स हैं, वो भी हमारे हेल्दी और न्यूट्रिशियस विद ऑल द मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आप 2 चीज़ें जो हमेशा भूल जाते हैं हम लोग, एक पानी, जी, जल ही जीवन है ना, तो पानी हमें ज़रूर चाहिए ताकि हम अच्छे से हाइड्रेटेड रह सकें। और होता क्या है कि हम सारा दिन बिता देते हैं और पानी हमें याद ही नहीं रहता कि हमने पानी पिया कि नहीं पिया। तो ये जितना भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे आपके पानी में ही ट्रेवल करेंगे, पानी के साथ ही ट्रेवल करेंगे और उसी के साथ वो ऑक्सीजन बन के आपके साथ ट्रेवल होगा और आप अच्छे हेल्दी रह पाएंगे। जी, न्यूट्रिशनल डाइट की हम बात करते हैं, इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो हमारी सेहत है वो स्वस्थ होनी चाहिए। और आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और जितनी तेज़ रफ्तार से हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा पीस ऑफ माइंड है वो खो गया है। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? जी, जैसा कि आपने कहा कि हेल्थ के लिए हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हर व्यक्ति हेल्थ चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, पीस चाहता है, हार्मनी चाहता है, और ये सब प्राप्त करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है योग, जो कि व्यक्ति को हर तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रख सकता है। तो अभी तक हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब डेफिनेशन पढ़ते थे, पहले वो फिजिकल फिटनेस की बात करता था, फिजिकल हेल्थ की, धीरे धीरे लगा के मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, फिर उसमें इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ को इंक्लूड कर दिया गया। और अब हमने जैसे कोरोना में देखा कि लोगों को इम्यूनिटी को लेके काफी कंसर्न रहे और इम्यूनिटी की भी बात करने लगा। लेकिन अगर हम योग के या आयुर्वेद के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुश्रुत ने दी है कि सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिदेत। कि जब हमारे शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, जो कि पंच धातुओं से मिलके बनते हैं, जैसे आपको पता है पूरा ब्रह्मांड भी और हमारा शरीर भी पंच धातुओं से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। तो इन 5 धातुओं से हमारा शरीर भी बना है और वो तीनों 5 धातुएं मिलके 3 तरह के हमारे शरीर में दोष बनाती हैं, वात, पित्त और कफ। और
हेल्थ का पर्पज ही यही है कि इन तीनों दोषों को बैलेंस करना, और जो हमारी 7 धातुएं हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, जैसे रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र और मांसपेशियां, सो ये 7 धातुएं जब बैलेंस हो जाती हैं, तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं, मल क्रिया जो है अपना यूरिनेशन और डेफिकेशन प्रॉपर हो जाता है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। और इसके साथ ही सुश्रुत बात करते हैं, हमारे प्रसन्न मन भी, आत्मा भी और इंद्रियां भी, तीनों की प्रसन्नता की बात करते हैं, तो तभी संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। और इसके लिए योग जो है, जो हमारे सर्वांगीण विकास में, हमारे शरीर के, हमारे मन के विकास में संपूर्ण सहायता करता है। तो योग जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चीज का एहसास लोगों ने कोरोना में सभी ने किया है कि जितने लोगों ने भी जो फिजिकल एलिमेंट सफर की हैं या किसी तरह की मानसिक थी, कुछ लोग डिप्रेशन का भी शिकार हुए, वो बहुत क्रूशियल टाइम था, तो सभी ने योग को अपनाया। किसी न किसी ने आसन किए, किसी ने प्राणायाम द्वारा, ताकि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हर एक व्यक्ति को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल फूड्स की, आज हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड जो बच्चों और महिलाओं के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर बच्चों की हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिशनल फूड क्या है? ट्रेडिशनल फूड्स क्या मतलब बेसिकली पारंपरिक भोजन, यानी जो हमारी माँ दादी घर में बनाया करती थी, उसको हमने एक नाम दे दिया ट्रेडिशनल फूड, बट ये बेसिकली हमारी पुराना ट्रेडिशन, पुराना कल्चर, वही खाने पकाने की विधियाँ, क्या खाया जाता था, बेसिक चीज़ें, है ना। हम लोग अब पुरानी रूट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने खाने थे, पुराने खाने क्या है, फूड स्टफ तो वही रहेगा, है ना, गेहूं, दाल, सब्जी, फ्रूट, खाना तो वही रहेगा, लेकिन उसको हम कैसे बनाते थे? होता क्या था कि पहले घरों में, हर घर में कोई ना कोई पेड़ लगे होते थे, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तुलसी देखो, आप केले का पेड़ देखो, हम लोग पूजा करते थे इन लोगों की। तो इन चीजों से क्या मिलता था, हम पत्ता तोड़ा, कुछ भी खाना पकाया और उसमें वो पत्ते डाल दिए। आपको पता ही नहीं होता था कि उससे मुझे विटामिन ए मिल रहा है, मुझे नहीं पता होता था उससे आयरन मिल रहा है। तो अब हमने न्यूट्रिशन को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ट्रेडिशनल फूड ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है ना, कितना कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, इतने रिवाज हैं, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, इतना खाना हम देखते हैं। अब आप रियलाइज नहीं करोगे, कुट्टू का आटा जो आजकल हम यूज करते हैं, सिंघाड़े का आटा यूज कर रहे हैं, व्रत में जो निराहार करने को कहते हैं या एक टाइम खाने को कहते हैं, सेंधा नमक हम यूज कर रहे हैं, साबूदाने की खीर यूज कर रहे हैं, मूंगफली का यूज कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आप इसमें देखो, भरपूर पोषण है, भरपूर न्यूट्रिशन है। जैसे कि आयरन आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपको इसमें से कैल्शियम इतना अच्छा मिलेगा, आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा, आपको फाइबर बहुत अच्छी मिलेगी। अब जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, है ना, बच्चों को अब आजकल देखते हैं कितना वेस्टर्नाइज्ड हो गए, है ना, तो वो उससे क्या हुआ है कि आप अपनी बेसिक उससे हटके, खाने से हटके हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया, अपना इंडियन कल्चर छोड़ के, जिसमें हमने मैदे से बनी हुई चीज़ों को ऑप्ट कर लिया। चाहे उसमें पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस था, चाहे आपका बॉडी कॉन्शियस हो गए कि जी मुझे पतला होना है, पतला होने की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज हम लोग एक साइकिल में ही फंस गए कि हमने खाना खाया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यूज किया, ऑप्ट किया, और उसके कारण आप मोटापे की तरफ बढ़ने लग गए। तो हमारा जो बेसिक खाना है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को पंजीरी दी जाती थी, आपको पिन्नियाँ घर में बनती थी, मतलब आप मानोगे उसमें गोंद, सौंठ, है ना, अलसी के बीज, गेहूं, बेसन, आटा, आई मीन सब कुछ उसमें डलता था। सब एक दूसरे न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, है ना, कार्ब्स भी मिलते थे, एनर्जी मिलती थी, आपको प्रोटीन मिलता था। अगर बेसन की बात करूं तो प्रोटीन मिलता था, फिर बाजरे का आटा, बाजरे की खिचड़ी, ये सारी मिलेट्स, जो मोटा अनाज आजकल हम बात करने लग गए हैं, ये सब ट्रेडिशनल फूड्स हैं। मैं साउथ जाऊंगी तो वहां से फर्मेंटेड खाना लूंगी, फर्मेंटेड यानी खमीरा। हम पहले खमीरी पूरी बनाते थे, खमीरी रोटी बनाते थे। नाउ वी सी कि ग्लोबल कनेक्शन हो गया हमारा, है ना, तो साउथ का खाना मुझे यही मिल जाएगा। तो हमने इडली, है ना, डोसा लेना शुरू कर दिया। आप गुजराती थाली देखो, जो ट्रेडिशनल थाली है, उसमें सारी सब्जियां, दालों से बड़ी सी थाली होती है, उसमें सारा न्यूट्रिशन
आ जाता है ना। थेपला है, ढोकला है, आप राजस्थान चले जाओ, दाल बाटी चूरमा आता है। मतलब हर स्टेट का जो है वो अलग-अलग है, ट्रेडिशनल खाना है और हर एक में अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। आप पंजाब में देखो सरसों का साग है, आयरन रिच, विटामिन ए रिच है ना, उसमें हम साथ में घी डाल लेते हैं, आपको कैलोरीज मिल जाती हैं। घी तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे मैम ने बात करी कि हमें पतले होना है तो हमने घी छोड़ ही दिया। आप क्या कहना चाहोगे मैम, जो लोग आपके पास योग के लिए आते हैं ज्यादातर, उनमें कितने प्रतिशत लोग होते हैं जो सिर्फ पतले होने के लिए योग करते हैं, और क्या इसका यही है कि आपको योग पतला ही करेगा? देखो, पतला होना जरूरी नहीं है, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। जो बहुत सारे लोग हमारे पास, नो डाउट आपकी बात ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ओबेसिटी है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, और ये बात भी सच है कि ओबेसिटी लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस। डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, हाई ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारे लोगों को थायराइड की वजह से वेट गेन हो जाता है। तो सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वेट गेन करना है, पर उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और कैसे वो इफेक्ट करता है योग, वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो हम उन्हें बताते हैं कि हमें योग से वेट तो कम होगा ही, लेकिन जितने भी शरीर में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, डाइजेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक से काम करेगा, आपका जो एलिमिनेशन है, डेफिकेशन है और यूरिनेशन, वो ठीक से होगा, और आपके सारे बॉडी के मेटाबॉलिक, थायराइड की फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी, पैनक्रियाज की फंक्शनिंग ठीक हो जाएगी, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो योग हर फील्ड में सहायता करता है। तो पतला होना जो है, बॉडी मास इंडेक्स का एक हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिसमें वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर करके करते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है, मापदंड है, जिससे हम देख सकते हैं कि क्या हमारा जो वजन है हमारी लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं है, और उसको मेंटेन, एक आइडियल बॉडी वेट है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो योग खाली ओबेसिटी पे काम नहीं करता, योग सारे जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उनको रेगुलेट करता है, और वो शरीर की जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, एजिलिटी को बनाए रखने के लिए, जो मोटर फंक्शंस है उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करता है। और नो डाउट वेट तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, और वेट को मेंटेन करना जो है वो बहुत जरूरी है। और मैम लेकिन इसके साथ एक और चीज जो देखी गई, जैसे हम इस पोषण माह में महिलाओं और बच्चों की बात करते हैं, महिलाएं तो नो डाउट कि वो पतले होने के लिए योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत कम रुचि लेते हैं। तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल एफर्ट्स किए जाते हैं? जी, बच्चे जो हैं, आपको पता है कि बच्चों में कितनी एनॉर्मस एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को अगर हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो दूसरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, या आजकल तो मोबाइल या टीवी है उसी पे सारा दिन डिस्ट्रैक्शन, सभी से वो सबसे बड़ी वही है, और उसके साथ ही ज्यादा समय बिताते हैं, जिसके वजह से कई बार ओबीज हो जाते हैं, और बच्चों को उस एनर्जी को ठीक डायरेक्शन में चैनलाइज करना जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो योग कॉलेज है, यहाँ पे सभी एज ग्रुप्स के लिए 12 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं हम, और सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, अलग अलग सेशंस में वो योग करते हैं। हालांकि आपकी बात सच है कि बच्चों का योग के प्रति रुझान कम होता है। अगर आप उनको कहो जिम्नास्टिक्स में जाना है, एरोबिक्स में जाना है, तो उनका वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन हम बच्चों के लिए स्पेशल जो आपकी स्टेट चैंपियनशिप होती है, नेशनल लेवल में बच्चे जाते हैं, तो वो इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और आगे जाते हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें योग को एक कंपल्सरी पार्ट माना गया है, कि उसके सेलिएंट फीचर अगर हम पढ़े कि इट शुड बी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। तो उसमें योग एक है, योग है, आयुर्वेदा है, या जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है उसको स्कूल करिकुलम में शामिल किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। तो अभी हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर स्कूल्स में बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें योग को शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आयुष विभाग के सहयोग से जल्द ही ये शुरू हो जाएगा चंडीगढ़ के स्कूल्स में, जहां हमने मॉर्निंग असेंबली में एक 20 मिनट का मॉड्यूल बनाया है, जिसमें बेसिक थोड़ी सी लूजनिंग एक्सरसाइजेज है, वार्मिंग अप है, थोड़े से आसन हो गए बच्चों के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, और प्राणायाम, और कुछ समय का मेडिटेशन। तो ये अभी हम स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो वैसे कुछ हमने प्रपोजल भी दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि कैसे उनके स्कूल का पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों का इसमें शुरू से ही, जैसे बच्चे की आदत डाल देंगे तो वो फिर आगे बच्चों की आदत बन जाती है, वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, और थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको म्यूजिक के साथ कर देते हैं। थोड़ा म्यूजिकल योग हो गया, या थोड़ा क्रिएटिव योग हो गया, आर्टिस्टिक योग हो गया। सो इस तरह से हम इसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बना रहे। यही सवाल मैम मेरा आपसे है, बच्चों को डाइट के लिए कैसे अवेयर किया जाए? बिकॉज हर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है
जो भी हमारा आजकल चल रहे हैं पैक्ड फूड्स के लिए, तो आप बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या देंगे आप? मैं इसमें ये कहूँगी, जैसे हमारी इस बार भी डिजिटल इंडिया हुआ है, सोशल मीडिया जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत काम कर रहा है, तो आप देखोगे आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है फूड ब्लॉगर्स का, या बच्चे कुछ भी खाना खाते हैं, है ना, किसी भी ब्रांड का या कुछ भी अट्रैक्टिव खाते हैं, दे क्लिक अ पिक्चर एंड पुट ऑन द पोस्ट ऑन द फेसबुक या उस पे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं वो लोग। तो उनको हमें ये एजुकेट करना है पेरेंट्स को, या उनको हम मतलब हमें साथ लेके चलना पड़ेगा कि आप इसमें अपने कलनरी स्किल्स उनको एजुकेट करो कि किस तरीके से वो अपना खाना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगी कि अगर आप बाहर जाते हैं बच्चे, तो वो देखते हैं एक प्लेटर होता है जिसमें ना खूब सारा सैलेड होता है, या अगर नॉनवेज की बात करूं तो लीन चिकन के पीसीज होते हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेटर होता है, और साथ में वो कुछ काइंड ऑफ सीरियल रखा होता है, छोटी छोटी उन्होंने डेकोरेशन कर रखी होती है। तो उसमें आप देखो सैलड तो अपना वही है ना, वो मैंने अपने घर में काट के अच्छे से रख दिया, या बच्चे को सिखाया जी, बेटी को सिखाना है, बेटे को भी साथ में। भागीदारी की बात हो रही है ना, हमारी जन आंदोलन की बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है। अगर हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से बात करें तो हमें घर में भी बेटा और बेटी के साथ सेम बिहेव करना है, साथ ही उनको दोनों को एजुकेट करना है कि आप उसी प्लेटर को घर पे बनाने की, या आप उनको खुद बना के दीजिए कि हाँ इस तरीके से। अब कुछ क्या है, उसका नाम कुछ रख दिया है, तो वो सामक के चावल वही मिलेट है जो हम प्रमोट कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट ईयर जो हमारा आएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाएगा, तो वो हमने मिलेट्स, वो मोटा अनाज जो ऐसे ही उग जाता है हमारे, है ना, साइड मतलब आप देखो कि आसपास हमारे ऐसे ही उगा होता है वीड की तरह। तो अगर उसको आप वो सामक के चावल साथ में बना के रख देंगे, आप फर्मेंटेशन में बिलीव करेंगे, जैसे आप डोसा या इडली घर पे बनाना शुरू कर देंगे, उसमें स्टफिंग्स अच्छी कर देंगे। आप दाल बनाते हैं, राजमा चावल हैं, चने चावल हैं, आप चने को पेस्ट बना के हमस दे देंगे, वो डिप्स जो तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से अट्रैक्टिव, जो वही मैंने कलनरी स्किल्स की बात की कि हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और सबसे पहले बच्चा कलर से अट्रैक्ट होता है। अगर उसको हरा, लाल, पीला, जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं, है ना, वो अगर वो पूरे तरीके से सारी प्लेटर में उसको मिल जाएंगे जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो वाली चीजें हमें उनको सिखानी पड़ेगी। और फिर एजुकेशन, हम जैसे पोषण माह सिखाते हैं, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस बार थीम में भी आया है कि बच्चा और शिक्षा, है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें भी हमने देखा कॉम्पिटिशन्स कराए इतने, है ना, रेसिपी कॉन्टेस्ट कराए, तो हर एक के पास डिफरेंट आइडियाज थे जी। जितने भी एडोलेसेंट ग्रुप्स थे वो आए, उन्होंने आके कोई स्प्राउट्स बना के लाया, कोई बीन सैलड बना के लाया, और उसमें इतने ढेरों रंग डाल के लाया, वो देखने में जो चीज सुंदर लगेगी वो यू फील लाइक ईटिंग इट, आप इमीडिएटली उसको ग्रैब करते हैं। तो उनको एक तो पोर्शन कंट्रोल करना, एक अपना प्लेटर सजाना, ये सारी चीजों के लिए हमें शुरुआत से ही उनकी एक आदतें डालनी पड़ेंगी कि आप अपने घर पे खाना बनाइए अच्छे से, है ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और फिर उसको पोस्ट करिए, लेट अस सी कितने रिव्यूज आते हैं जी। तो उस तरीके से आप उनको एजुकेट भी कर पाएंगे, सिखा भी पाएंगे। और जैसे आपने ट्रेडिशनल फूड्स की बात की, तो वही पुरानी चीजें जो घूम फिर के वापस आ रही हैं, जिनको हम पीछे छोड़ चुके थे, तो उन्हीं को आप ऐड ऑन कर दीजिए जी। अगर योग की बात करें मैम, तो क्या आप योग सिर्फ कॉलेज में ही आपके कैंप्स लगते हैं, सिर्फ शेड्यूल कॉलेज के लिए, या फिर आप आउटडोर कैंप्स लगाते हो? नहीं, बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं हमारे कॉलेज में। कुछ तो एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं, जैसे बीएड योग है, पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी है। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि योग की हम एजुकेशन भी चंडीगढ़ में दे रहे हैं। और ये एक यूनिक कॉलेज है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो टीचर्स को तैयार करता है योग के क्षेत्र में जी। अब योग का महत्व इतना बढ़ गया है कि हर व्यक्ति जो है योग इसको अपनाना चाहता है। तो अगर हम बच्चों को योग सिखाना चाहते हैं तो हमें पहले टीचर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो हम योग के क्षेत्र में टीचर्स तैयार करते हैं, और थेरेपी के क्षेत्र में भी योगा थेरेपिस्ट भी तैयार करते हैं, और कुछ हमारे पार्ट टाइम कोर्सेज भी हैं जो योग के संबंध से जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा जो पब्लिक सेशन तो हमारे कैंपस में चलते ही हैं। हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे शहर में, जैसे पोषण माह के दौरान हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की पूरे चंडीगढ़ में ही,
प्लाजा पे, लेक पर, इसी तरह से टूरिज्म वीक चल रहा था, तो लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए लेक पे हमारे सेशन चले। तो बाकी सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल, काफ़ी एक्टिव है हमारे कॉलेज का, बहुत सारे वेबिनार्स, वेब इस पे कंडक्ट किए और बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोगों को घर घर तक योग का संदेश पहुंच सके। तो इसमें केवल बच्चे ही हमारे साथ नहीं जुड़ते, चंडीगढ़ के जो सिटीजन्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं। और इससे आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करी थी जिसके थ्रू आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है, जरा मैं उसके बारे में थोड़ा जरूर जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। जी, हमने जो योग की सेशंस हैं उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल एक है कॉलेज के अपने वेबसाइट पे, उस पे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और 3-3 महीने के ये सेशन है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो ये 3 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें हम 35 मेंबर्स इन ईच सेशन एनरोल करते हैं। तो दिन में 5:15 बजे सुबह शुरू हो जाता है और 1 आवर के लगभग 10 सेशन दिन भर चलते हैं। रात को 7:30 बजे तक लास्ट सेशन मेडिटेशन सेशन होता है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति 12 साल से ज़्यादा उम्र का हो, इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ सीट्स हमने रिजर्व की हुई हैं, वो उसमें ऑनलाइन घर बैठे अपना एनरोल कर सकते हैं। और बड़ी नॉमिनल सी फीस हम चार्ज करते हैं, ओनली 100 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स फॉर 1 क्वार्टर। वो भी इसलिए है कि अगर लोगों का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, पार्टिसिपेशन कुछ कंट्रीब्यूशन रहती है, तो वो उसका अच्छे से लाभ उठाते हैं। फ्री की कोई चीज जो है उसका हम लोग अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती भी है तो हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करते। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन रहता है तो हम उसका पूरा बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस है और इतना उत्साह लोगों में रहता है कि जैसे ही हम पोर्टल ओपन करते हैं विद इन 1 आवर जो है सारी सीट्स भर जाती हैं। इतना ज्यादा लोगों में उत्साह है आज की डेट में, पोस्ट कोविड पीरियड में योग को लेके लोगों में बहुत उत्साह है। जी मैम, आज जैसे आपने ट्रेंड की बात करी कि हमारा जो ट्रांजिशन फूड से हो गया, लेकिन अब का एक और जो ट्रेंड है शुगर फ्री का, डाइट बेस्ड हमारा फूड होना चाहिए। तो इसमें मेरे आपसे 2 सवाल हैं कि क्या हमें वेट लॉस करने के लिए डाइट को अवॉइड करना चाहिए, फूड को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या फिर ये जो पैटर्न चल रहा है शुगर फ्री का, डाइट फ्री का, ये कितना सक्सेसफुल है अपने आप में? देखिए, डाइट फ्री तो कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मैं 2 दिन खाना छोड़ दूं, जैसे मैंने कहा ये बेसिक नेसेसिटी है, तो आप खाना छोड़ देंगे और आप ये सोचें कि आप वेट लूज कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका जो वो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मेरे को हर अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो मुझे मिला है, पेट मिला है, दिल मिला है, सबको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। अगर मैं अपने मुंह को, दांत को, है ना, जीभ को कोई भी खाना नहीं दूंगी तो कौन खाना अंदर नहीं जाएगा, तो खाली पेट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो वेट लूज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं कहूँगी, आपको क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना होता है कि जी आपने पोर्शन कंट्रोल किया, आपने अपनी क्वालिटी इंप्रूव की, तभी फर्क पड़ता है वेट लॉस में। और बैलेंस डाइट इज आई मीन आपको उस टाइम पे भी चाहिए। क्या होता है आजकल डाइटिशियंस आपको डाइट एडवाइस कर देती हैं, जिसमें वो कह देती हैं कि एक दिन आपने बिल्कुल अपने आप को डिटॉक्स करना है, खाली फ्रूट्स खाने हैं, नेक्स्ट डे आपको सब्जियां खानी हैं, अगले दिन आपने खाली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो इस तरह नहीं चलता। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हर मील मेरा एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, जिसमें 5 तरह के फूड ग्रुप्स हैं। जैसे अनाज है, एक अनाज का है ग्रुप है जिसमें दलिया, गेहूं और ये मिलेट्स आते हैं। फिर आप एक सब्जियों का ग्रुप है जिसमें सारी सब्जियां आती हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे आलू को हम सब्जियों में काउंट करते हैं, बट इसको आलू को सब्जियों में नहीं काउंट करना चाहिए, इसको कार्ब्स, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो इसको अब हमने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स ग्रेन्स और सीरियल्स के ग्रुप में। तीसरा आपका दूध दही का ग्रुप है। चौथा आपका ये इसका दालों का ग्रुप है ना, एक तरफ दालें आती हैं, दूसरी तरफ नॉन वेज फूड आता है। और घी तेल का जो ग्रुप है वो बहुत, घी तेल चीनी का जो ग्रुप है वो बिल्कुल माइन्यूट कम अमाउंट में आपको चाहिए होता है। तो अगर ये सारे 5 ग्रुप आपकी डाइट में हैं
तभी आपका इंजन चलेगा। अगर आप ये सोचो कि जी मैं खाली एक दिन, और हर मील में चलेगा, इट इज नॉट कि जी मैंने ब्रेकफास्ट में खाया, लंच में खाया, डिनर में खाया, या एक टाइम छोड़ दिया, जैसे नाश्ता नहीं किया, आप 12-14 घंटे के फास्टिंग पे थे, आप काम पे चले गए, फिर वहां जाके बिजी हो गए, 11 बजे तक आपने खाना नहीं खाया, आप सोचो, मतलब आप मानोगे नहीं कि आपका वेट लॉस नहीं, यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट जी। सो आपका हर मील बैलेंस्ड होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि डेज के हिसाब से आप आज फ्रूट का बारी है, कल सब्जी की बारी है, ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी। आपको हर मील में अपने न्यूट्रिशन को, सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। मनीषा ने बहुत अच्छे से बताया, और साथ में जो रिकमेंडेड अलाउंसेस इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने बताया कि हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने प्रोटीन लेने हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, और विटामिन और मिनरल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये ICMR द्वारा रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं फॉर ऑल एज ग्रुप्स जी, बोथ सेक्सेस। तो उसके हिसाब से ही हमें अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक दिन फल खाने, एक दिन सब्जी या एक दिन अनाज खाना है, दिस इज टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें अपनी डाइट को पूरा बैलेंस करके जी, और दिनचर्या, अपना मील प्लान वैसे ही बनाना चाहिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में और उचित कॉम्बिनेशन में जी रोज की खुराक में मिले। जो थाली है हमारी, उसमें सभी चीजें होनी चाहिए, सभी फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ बदल बदल के, मौसम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से हम उसे बदल बदल के कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मील ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ना हो, मिसिंग हो जी। बट जनरली जो हमारी फैमिलीज में मैम देखो 3 टाइम का खाना है जिस पे स्पेशल एम्फेसाइज दिया जाता है कि सुबह भी आप रोटी खाओ, दोपहर को भी खाओ, रात को भी खाओ, तो तीनों टाइम हम कार्ब्स ले रहे हैं। लेकिन जैसे मैम ने बात की कि हमें इतनी मात्रा में कार्ब्स चाहिए, इतना हमें प्रोटीन चाहिए, ये सब चीज़ें हम डेली नहीं सोचते हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि डेली हम नहीं सोच पाते। आप ये सोच लो कि मुझे पूरे दिन में अगर मतलब अपनी थाली को 4 हिस्सों में बांटना है जी, 4 हिस्सों में आप ये करोगे कि एक आधा हिस्सा जो रहेगा आपका, उसमें सब्जियां और फ्रूट रहेंगे, और जो दूसरा आधा हिस्सा है उसके क्वार्टर हिस्से में आपकी ग्रेन्स रहेंगी, और दूसरे क्वार्टर में आपकी दूध, दही और दालें रहेंगी। सो अगर मैंने आधा हिस्सा बांटा है जिसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है 400 ग्राम तक मेरी सब्जी चाहिए, तो अगर मैं कच्ची सब्जी ले रही हूँ, 1 कटोरी में कच्ची सब्जी लूंगी, 1 कटोरी में पकी हुई सब्जी लूंगी। सब्जियों में अब जैसे गाजर है, अगर कच्ची खानी है मैंने, खीरा है, जो मेरे को सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रहे हैं, प्लस रेशा दे रहे हैं, फाइबर दे रहे हैं, जो मेरी बहुत सारी बीमारियों से बचने में हेल्प करेगा। दूसरी मेरी कुक्ड सब्जी की कटोरी होगी। फ्रूट को मैं अलग रखूंगी एक तरफ कि हाँ, मुझे रोज के दिन में 200 ग्राम तक, यानी एक सेब या एक केला, है ना, कुछ ना कुछ फ्रूट रखना है। और जैसे मैडम ने कहा कि सीजन के हिसाब से केला सारा साल अवेलेबल है, इतना बढ़िया फ्रूट है, आपको कैलोरीज भी देता है। तो ये आपने आपके गैप फिलर्स में, जैसे 3 मील्स के अलावा 11 बजे दोपहर में, मिड मॉर्निंग में या मिड इवनिंग में आपने इन चीज़ों को रखना है। फिर दूसरी आई ग्रेन्स की बात। अब ग्रेन्स की इतनी वैरायटी है हमारे पास, है ना, आपके पास चावल है, आपके पास गेहूं है, आपके पास मक्की का आटा है, आपके पास बाजरा है, आपके पास ज्वार है, इतनी वैरायटी है अगर हमारे इंडिया में, भारत में। तो आप उनको चेंज कर करके, कभी आपने डोसा बना लिया, कभी आपने चपाती बना ली। अब परांठे की बात करो, ट्रेडिशनल फूड है, आप रोज सब्जी स्टफिंग चेंज करके आप परांठा बनाइए। गेहूं के आटे में आप थोड़ा सा चने का आटा डाल दीजिए, आपने प्रोटीन इंक्रीज कर दिया, आपने फाइबर इंक्रीज कर दिया। फिर चौथा हिस्सा जो है हमारा, वो दालों का है। आप दालें गिनने शुरू करो तो आपके 10 दिन तक, 12 दिन तक दूसरी दाल की बारी नहीं आएगी, रिपीट ही नहीं होगा वो। तो आपने ये करना है, आपने कभी दाल चावल के साथ बना दिया, तो आपने कभी चपाती के साथ ले लिया, कभी आपने खिचड़ी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि दोनों के अमाइनो एसिड्स हैं जी। अनाज के अपने अमाइनो एसिड जो बहुत अच्छे हैं, और दालों के अपने अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, फिर उसमें मैंने सब्जी डाल दी, फिर उसमें मैंने दही की 1 कटोरी साथ में दे दी, आपने सारे ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया और आपने वो, यानी ये सोचने में लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये वही खाना है जो हमारे घर का है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी आहार संपूर्ण आहार नहीं है जी, जिससे हमें सभी पौष्टिक तत्व मिल जाएं।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाए, किसी भी आहार से नहीं मिलते। तो हमें आहार को मिला जुला के खाना है जी। सो ये एक सबसे अच्छी विधि है, एक तो मिला जुला के खाना आहार को, ताकि जो पौष्टिक तत्व एक खाने में नहीं है वो दूसरे से मिल जाए, और जो दूसरे में नहीं है पहले से मिल जाए। अभी मनीषा जी ने अमाइनो एसिड की बात की, जब हम अनाज और दाल को मिला के पकाते हैं तो जो अमाइनो एसिड अनाज में नहीं है वो दाल से मिल जाएंगे, और दाल वाले नहीं है वो अनाज से। तभी हमारे यहाँ कंसेप्ट है, हमने अपनी दादी और नानी को देखा है कि मिस्सी रोटी बनाते हुए या दालों को मिला जुला के पकाते हैं जी, या उसमें फल और जो मौसम की सब्जियां हैं वो ऐड कर देते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट है मिला जुला के बनाने का। दूसरा फर्मेंटेशन की भी इन्होंने बात की कि जब हम दालों को फर्मेंट करते हैं, जैसे इडली में, डोसा में, ढोकला में, तो उसमें जो पौष्टिक तत्व फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, अमाइनो एसिड खास तौर पे और मिनरल्स, वो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। और तीसरा एक बात है जर्मिनेशन की जी, दालों को अंकुरित करने की। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे घर में शुरू से होता आया है, अंकुरित करने का। और आजकल स्प्राउट्स का तो बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, बाजार में तैयार किए हुए स्प्राउट्स भी मिलने लग गए हैं जी। लेकिन आप देखोगे कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, थोड़े सा ही पैकेट होता है छोटा सा, वो बहुत एक्सपेंसिव। हालांकि हमारे घर पे वो उसका कोई कीमत रह ही नहीं जाती, वैल्यू नहीं है। घर पे जो नॉर्मल दाल हम खा रहे हैं, अगर उसी को ही हम स्प्राउट करके उसकी चाट बना लें या वड़े बना लें या कोई भी रेसिपी उससे बनाई जा सकती है। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन, जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन, वो हमारे रोजमर्रा के आहार को एनरिच कर सकते हैं। और जो हम लोग अपना पारंपरिक आहार की जो बात कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, हालांकि हमारी नानी दादी ने न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ी थी, बट शी न्यू दी कॉन्सेप्ट कि इसको करने से इसमें पौष्टिकता बढ़ जाएगी, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। और हम आज न्यूट्रिशन की साइंस में खोज कर रहे हैं कि कैसे इसकी ताकत बढ़ती है, पौष्टिकता कैसे बढ़ती है। यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे सोकिंग, वो जो अब टाइम नहीं होता, हम ऑफिस से वापस आए और हमने दाल को ऐसे ही कुकर में डाला और स्टीम कर दिया, बट जो सोकिंग का मेथड था वही पुरानी वाली बातें। सोकिंग से आपका रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है, रेजिस्टेंट स्टार्च यानी अच्छा कार्ब्स बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी भी आजकल बीमारियां आ रही हैं, चाहे डायबिटीज की बीमारी है, चाहे आपकी मोटापे की बीमारी है, तो वो दालों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ग्लूकोज का रिस्पॉन्स है ना, वो आपका बेटर हो जाता है, ताकि आप उससे आपको रेजिस्टेंट स्टार्च मिल जाता है, जो फाइबर रिच भी होता है और अच्छा कार्ब्स मिल जाते हैं जी। सो वी शुड ट्राई कि हम सोकिंग मेथड को जरूर ऑप्ट करें जी। ये दोनों विषय ऐसे थे, मेरे खुद के पसंदीदा भी हैं, और ऐसे विषय हैं जिन पर बात जितनी करो ऐसा लगता है कि अभी कुछ और रह गया है, और रह गया। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कहा जा रहा है बार बार कि ये बात मुझे यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त जो है हमारे पास सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जिंदगी से एक बार फिर से हमें रूबरू करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।